हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर एजुकेशन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस कंप्लीट वॉच करते होंगे। आज के इस बाल विकास के क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके। पिछली क्लास में हम लोगों ने व्यक्तित्व को डिटेल में पढ़ा था और ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि व्यक्तित्व पर्सनालिटी क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कितने प्रकार में विभाजित किया गया, फिर अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। व्यक्तित्व को हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि ये समस्त गुण और मानव व्यवहार का दर्पण है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब बात आती है या इम्पोर्टेंट हो जाता है ये कि इसका परीक्षण कैसे करें या आप किस प्रकार से जान पाएंगे कि ये बच्चा, बालक या व्यक्ति जो है ये अंतर्मुखी नेचर का है या बहिर्मुखी है या ये उभयमुखी है। तो उसको हम लोग आज की इस क्लास में जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मानव विकास के साथ-साथ उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करना भी एक समस्या रही है। हम मानव विकास में हम लोगों को तो ढेर सारे विकास देखा, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, फिर उसके बाद संज्ञानात्मक, भाषाई विकास। इन सारी चीज़ों के साथ-साथ व्यक्तित्व का भी विकास व्यक्तित्व का भी परीक्षण होना चाहिए, उसके विकास के साथ ही साथ। लेकिन वर्तमान समय में कहीं पे भी आपको पूरा परीक्षण या 100% परीक्षण आपके किसी भी एग्ज़ाम में नहीं माँगा जाता है। बट अब के समय कहीं-कहीं पे जैसे आप सभी लोग सीसी जानते हो ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी कहीं न कहीं व्यक्तित्व परीक्षण का ही एक छोटा-सा अंश है जो बताता है कि ये छात्र इस क्लास में उत्तम रहा है, व्यवहारों से सही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है? ये भी एक तरीके से आपके व्यक्तित्व की पहचान है। अब इसको मापने के लिए प्रमुख रूप से 3 विधियाँ आप कह सकते हैं निर्माण की गई हैं, जो 3 विधियाँ एग्ज़िस्ट करती हैं व्यक्तित्व परीक्षण के लिए। वो कौन-कौन सी विधियाँ हैं? पहली है आत्मनिष्ठ विधियाँ, दूसरी वस्तुनिष्ठ और तीसरी प्रक्षेपण विधि। अब पहले इन 3 विधियों के बारे में जान लेते हैं। आत्मनि जो आत्मनिष्ठ विधि है, इसको आत्मगत विधि भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति के विचारों, उसके मनोदशा या वो क्या सोचता है, उसके जो अपने दर्शन कह लीजिए या उसकी अपने सोच विचार जो हैं, उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। इसका अर्थ क्या है कि वो आपसे बात करेगा, अपने बारे में कुछ बताएगा या वो कोई कहानी बताए, अपनी स्टोरी बताए, कोई इंसिडेंट्स बताए कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये है, वो है। तो आप उसके आधार पर उसकी चीज़ों को निर्धारित कर लेंगे कि अच्छा ये इस तरीके का या इसका व्यक्तित्व इस प्रकार का है। वस्तुनिष्ठ में क्या होगा, वो फैक्ट पे बात होगी। आप उसे क्वेश्चंस करा लोगे या कोई सिचुएशनल प्रश्न पूछोगे कि एक लड़का है और वो जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया तो यहाँ पे क्या मतलब कुछ इस तरीके से। तो इसमें किसकी गलती है? तो वो उस तरीके से आप उसको अगर परखेंगे, परीक्षण करेंगे तो ये इसके अंतर्गत आ जाता है। आप लोग को एग्ज़ाम में होता है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में जब आप अपने ओपिनियन भी, अपने विचार भी दे पाते हैं, लिख पाते हैं कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, तो वो सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है वही वस्तुनिष्ठ कहलाता है। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ फैक्ट की बात होती है। एक विधि जो है वो है प्रक्षेपण विधि। इसको हम लोग अंत में देखेंगे और इसमें हम लोग इसके अंतर्गत भी 2-2 3-3 विधियाँ हैं, उसको हम लोग जान लेंगे। आप सभी लोग साथ ही साथ नोट भी करते रहेंगे। देखिए आत्मनिष्ठ या व्यक्तिगत विधियाँ क्या हैं? इन विधियों के माध्यम से हम व्यक्ति संबंधी सूचना उसी व्यक्ति से या उसके मित्र अथवा संबंधियों से प्राप्त कर लेते हैं। मतलब इस विधि में हम लोग जिस भी व्यक्ति के, मान लीजिए एक बच्चा है, ये ए पर्सन है एक, ठीक है? मान लीजिए इसका नाम अमन है, ठीक है? अब इसके बारे में, अगर इसके व्यक्तित्व के बारे में, हमें पर्सनैलिटी के बारे में जानना है, तो कई तरीके हो सकते हैं। या उसी से वो जानकारी लें, उससे कुछ क्वेश्चंस करें, उससे पूछें या उसके फैमिली से या उसके रिलेटिव, उसके फ्रेंड से पूछकर भी उसके व्यक्तित्व का हम लोग पता कर सकते हैं कि वो किस तरीके का बालक है, बच्चा है या व्यक्ति है। इन विधियों के आधार पर उसके लक्षण, अनुभव, उद्देश्य, आवश्यकता, रुचि, अनुरुचि की, उसकी किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, किस में नहीं है, अभिवृत्तियाँ, उसकी आदतें क्या हैं, आदि का पता लगाकर भी हमें ये पता चल जाता है। आप सभी लोग ध्यान देंगे कि आत्मनिष्ठ मेथड के अंतर्गत ही ये 4 प्रमुख मेथड, हालाँकि इससे ज़्यादा भी आते हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम में ये 4 या आपके सिलेबस में 4 मेथड दिए गए हैं, ये इसी के अंतर्गत हैं। ये कन्फ्यूज़ मत होइएगा, इसका मतलब ये हो गया कि आत्मनिष्ठ के अंतर्गत 4 प्रमुख विधियाँ आती हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आत्मकथा। इस विधि के द्वारा अध्ययन किए जाने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व गुणों में कुछ शीर्षकों में बाँट दिया जाता है, जिसके द्वारा वो अनुभवों, उद्देश्यों, प्रयोजनों, रुचियों, अभिरुचियों के विवरण के आधार पर निश्चित मनोवैज्ञानिक निष्कर्ष निकालता है। इसमें क्या होता है,
मान लीजिए कि अगर कोई अपने बारे में बता रहा है कि मेरा जन्म यहाँ हुआ, मैं सब प्राइमरी में यहाँ पढ़ा हूँ, फिर अपना सेकेंडरी का मतलब अपर प्राइमरी, फिर हाई स्कूल यहाँ किया हूँ, ग्रेजुएशन यहाँ, ये सारी चीज़ें अगर बताएगा, फिर उसमें कोई इंसिडेंट्स बता रहा है कि मेरे साथ ये हुआ तो हम लोग यहाँ चले गए ऐसे-वैसे। तो इससे भी निर्धारित किया जाता है, ये मनोवैज्ञानिक कर सकते हैं कि उसके बातों से ही अगर वो हर जगहों पे ब्लेम करेगा कि मुझे ये मिल गया होता तो मैं वहाँ पढ़ लिया होता, तो इससे पता चलेगा कि वो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। तो ये आत्मकथा एक माध्यम है। आत्मकथा का मतलब ऑटोबायोग्राफी बुक भी होती हैं जब जिसमें आदमी खुद अपने बारे में, अगर आप अपने बारे में कोई बुक लिखेंगे तो वो आपकी ऑटोबायोग्राफी होगी और उस बुक से ये निर्धारित किया जा सकेगा कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। उसके बाद जो दूसरा इसमें विधि आती है, दूसरी व्यक्तित्व वृत्ति इतिहास, इसको केस स्टडी या केस हिस्ट्री मेथड भी कहते हैं। ये क्या है इसको जान लीजिए। इस विधि के अंतर्गत हम लोग वंशानुक्रमीय एवं वातावरण संबंधी तत्वों का अध्ययन करते हैं, जो व्यक्ति जीवन को प्रभावित करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इस विधि में प्रमुख रूप से आत्मकथा पर निर्भर रहती है, लेकिन इसमें अलग हो जाता है। इसमें विषयी मतलब जिसके बारे में हमें जानना है, जैसे इस बच्चे के बारे में हमें जानना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसके अलावा उसके परिवार, उसकी हिस्ट्री जान लेंगे, इनकम जान लेंगे, उसके जो भी फ्रेंड सर्कल है, उससे उनकी जानकारी लेंगे। मतलब इस जो बच्चे के हम लोग या जिसका हम लोगों ने नाम अमन रखा, अब इसके बारे में हमें अगर जानना है, तो कि इसका व्यक्तित्व कैसा है, तो आत्मकथा में तो जो वो कह रहा था या जो उसकी बातें हम जानते थे, चाहे वो बुक के माध्यम से हो या खुद बता रहा हो, उससे हम लोग अनुमान लगा रहे थे। तो हो सकता है वो बढ़ा-चढ़ा के बताए अपने बारे में। तब हम लोग इस विधि में जो व्यक्तिवृत्ति इतिहास विधि है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग उसके आस-पड़ोस के लोग, उसके पेरेंट्स, गार्जियन, फ्रेंड्स या उसके जानने वाले लोगों से जब उसकी जानकारी एकत्रित करेंगे, तो ये इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें जब आप इन चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, तो आपको ये भी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको किसी की पर्सनैलिटी के बारे में जानना है, मान लीजिए आप किसी को फ्रेंड बना रहे हैं या फ्यूचर में बनाएँगे, तो आप इन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। आप उसको जानने के लिए कई तरीके हैं। आप या तो पहले क्वेश्चंस बनाइए, जैसे मैं अभी और तरीके बता दे रहा हूँ। तीसरा जो है काफ़ी सरल और आप कह सकते हैं कि बहुत प्रयोग होने वाला है, वो है साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम होते हैं, आप सभी लोग पता है, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर आईएएस, पीसीएस के एग्ज़ाम हो गए या कोई सिविल सर्विसेज़ के अलावा जो ए ग्रेड के एग्ज़ाम हैं, उसमें इंटरव्यू रखा जाता है और जो पैनल होता है वो उस जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है उसके बारे में जानना चाहता है। तो ये क्या हो गया? ये भी एक मेथड है उसके व्यक्तित्व के परीक्षण का, पर्सनैलिटी टेस्ट का। तो इसमें जो साक्षात्कारकर्ता हैं, जो जो इंटरव्यू ले रहे हैं, वो विषयी का यहाँ जो अर्थ है, इसका मतलब है कि मान लीजिए ये पैनल है 6 लोगों का। आप सभी लोग यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियोज़ इंटरव्यू की देखे होंगे और यहाँ पे एक कैंडिडेट बैठा है जिसके बारे में ये लोग जानकारी या इससे पूछ रहे हैं, ठीक है? अब क्या हो रहा है, ये विषयी हो गया, इन लोगों के लिए ये एक सब्जेक्ट हो गया जिसके बारे में ये लोग जानेंगे, कंडीशन देंगे कि ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे, अधिकारी हैं तो आपको क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। जब वो सामने बिठाकर बातचीत करेगा, इसमें साक्षात्कार लेने वाला मनोविज्ञानी विषय के प्रेरकों, अभिवृत्तियों और लक्षणों का मूल्यांकन करते हैं। वो देखते हैं कि क्या ये ज़्यादा उत्तेजना है या ये गुस्सा हो जा रहा है या अपनी चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर रहा है। इन सारी चीज़ों को जब वो डेटा निकालेंगे और साक्षात्कारता में विषय को प्रभावित, सम्मोहित और गुमराह करने या उसकी वास्तविकता का पता लगाने का गुण होना चाहिए। जो आप कह सकते हैं कि जो इंटरव्यू ले रहा है, उसको जो विषय है, जो कैंडिडेट है, उसके बारे में कि उसको कैसे प्रभावित करके उससे जानकारी ली जा सकती है। जैसे इंटरव्यू में आप देखे होंगे बड़े अजीबो-गरीब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि रैंडमली पूछे जा रहे हैं। उसके पीछे एक पर्पज़ होता है कि सामने वाला जो कैंडिडेट है, वो क्या रिप्लाई करता है। तो ये एक मेथड है पर्सनैलिटी टेस्ट करने का, चेक करने का। एक और है सूची विधि या प्रश्नावली विधि जिसको कहते हैं, इसको क्वेश्चनेयर मेथड या इन्वेंटरी मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक मान लीजिए इसी कैंडिडेट को यहाँ पे 5 चा या एक आदमी है या टीचर है आपका, ठीक है? वो आपके बारे में जानना चाहता है। आपको एक क्वेश्चन पेपर दे देगा जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। अब उस 100 क्वेश्चन में आपकी इंटरेस्ट की चीज़ें लिखी गई होंगी कि आपको कौन-सा विषय पसंद है, तो उसमें लिखा होगा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। फिर उसके बाद आपको ढेर सारे क्वेश्चन कि आपको कहाँ पढ़ना पसंद है, शहर में, गाँव में।
इस तरीके के जब क्वेश्चन दिए जाएंगे और उस क्वेश्चंस के आधार पर देखिए यहाँ पे लिखा है कि जिसमें 100 से 500 तक प्रश्न होते हैं, उसमें उत्तर हाँ ना में भी हो सकता है, ऑप्शनल भी हो सकता है, टिक करने वाला भी हो सकता है और ये व्यक्तित्व मापने का सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली पद्धति भी है। इसमें क्या होता है कि व्यक्तित्व तुरंत मतलब पर्सनालिटी टेस्ट ऐसा रेलवे में पहले होता था, उसमें पर्सनालिटी टेस्ट के लिए एक अलग से एग्ज़ाम होता था और उसमें दिया जाता था कि और वो सिचुएशनल क्वेश्चन होते थे और उसी से वो लोग पता कर लेते थे। और ये बिल्कुल बेसिक है, इसमें मैंने बता दिया विषयी प्रश्नावली को पढ़ता पढ़ता जाता है और उत्तरों को स्पष्ट करता है। और इसके बाद उसके इनका प्रयोग व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से किया जा सकता है। देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि साक्षात्कार जो है वो एक साथ में सिर्फ एक ही व्यक्ति का लिया जाता है यूजुअली, लेकिन प्रश्नावली विधि से हम हज़ार लाख लोगों का एक साथ टेस्ट ले सकते हैं, वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस देंगे, वो लोग उसका आंसर देंगे। तो ये अंतर है इन दोनों में। अब बात आती है वस्तुनिष्ठ विधियाँ। वस्तुनिष्ठ मतलब जो फैक्ट पे बेसिस हों। अब यहाँ पे उनके अब पूछने पे वो क्या रिप्लाई देंगे, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, एथिक्स क्या हैं, क्या सोचते हैं, नहीं, अब फैक्ट्स पे बात होगी। वो क्या है जैसे देखिए, इस विधि ये विधियाँ इस तथ्य पर आश्रित हैं कि उसका प्रत्यक्ष व्यवहार अवलोकनकर्ता को कैसा लगता है। ये विधियाँ भी बुद्धि, रुचि और अभिरुचि के आधार पर मानकर क्रियाशील होती हैं। सिंपल सा समझिए कि इसमें फैक्ट पे बात होती है। इसमें ये देखने की बात होती है कि आखिर इनको क्या पसंद है, उसको हम लोग कैसे समझते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी पहली जो विधि है वो है नियंत्रित निरीक्षण विधि या निरीक्षण विधि। ऑब्जर्वेशनल मेथड या ऑब्जर्वेशन मेथड है। इसको बाह्य दर्शन विधि भी कहा जाता है। इस विधि का प्रयोग मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में ही संभव है। प्रयोगशाला का मतलब इसमें क्या होगा कि एक कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, उसको एक जगह बिठा दिया जाएगा और उसको कुछ बुक दे दी जाएगी और उस पे 1-2 घंटा 3 घंटा तक उस पे वॉच किया जाएगा कि वो कैसे व्यवहार कर रहा है। पेजेस के मतलब वो जो बुक दी गई है उसके पेजेस को कैसे पलट रहा है, कितने सलीके से पलट रहा है, बैठा कैसे है। वो बाहर से ऑब्जर्वर देखेंगे। आप ऐसे समझ सकते हो कि एक कमरे में किसी को बिठाया जाएगा और उसके अगल-बगल ऐसा काँच लगा होगा जिसमें कि बाहर से देखा जा सकता है और वो ऑब्ज़र्व करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं जब इस तरीके से किसी के व्यक्तित्व का परीक्षण होता है तो वो इसके अंतर्गत आता है, कंट्रोल ऑब्ज़र्वेशन के अंतर्गत। जैसे इसमें लिखा भी है, विषयी मतलब जो सब्जेक्ट है कमरे में अकेले बिठाकर कोई कार्य करने को दे दिया जाता है तथा उसकी क्रियाओं, हाव-भाव, प्रक्रिया, अवलोकन इस रूप में किया जाता है कि विषयी निरीक्षणकर्ता को देख ना सके। उसको ये पता नहीं होगा कि लोग वॉच कर रहे हैं। तो सोचिए आप एक कमरे में हैं और आप अभी कुछ भी कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है कोई देख रहा है। लेकिन अगर वो बाद में आपको देखेगा तो वो आप निकालेगा कि देखिए इनकी ये हैबिट्स हैं, ये ऐसे करके पढ़ रहे थे या मतलब ऐसी चीज़ें। तो ये इसके अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद आता है ये रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे मूवीज़ को रेटिंग दी जाती है, 5 स्टार में से कितने स्टार मिले, आप सभी लोग इसको कोरिलेट कर पाएँगे। तो 5 स्टार रहती है तो मतलब वो सुपर डुपर हिट मूवी हो जाती है और 4 स्टार रहेगी तभी भी हिट रहेगी। फिर इसी तरीके से अगर किसी को सिंगल स्टार मिला तो उसको माना जाएगा कि ये फ्लॉप मूवी है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पैमाना बनाया गया है कि किस आधार पर किस तरीके से उसको रेटिंग दी जाएगी। या तो फर्स्ट से लेकर 10 के बीच में रेटिंग स्केल बना दिया जाएगा कि इसको 5 रेटिंग है, 6 रेटिंग है, 8 रेटिंग है, 9 रेटिंग है, 9.2 रेटिंग है। तो ये भी एक व्यक्तित्व परीक्षण का तरीका होता है, लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ों को पहले या तो आप उनका कैसे कर सकते हैं कि साक्षात्कार लेकर उनको रेटिंग दें या उनकी प्रश्नावली विधि से करके रेटिंग लें। मतलब ये अकेले नहीं होता है, इसमें भी इन विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रम निर्धारण मापने में गुणात्मक व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। इसमें एक लंबी रेखा के नीचे जैसा मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्रम निर्धारक मापनी पर लक्षणों को चिन्हित कर देते हैं जिससे पता लग जाता है कि अमुक व्यक्ति वो गुण के किस सीमा तक मिलता है। जैसे स्टार की बात कर दी जाए तो इंटरव्यू पे अगर इंटरव्यूअर को स्टार देने हो तो स्टार देकर बता देगा कि इस ये कैंडिडेट को 5 स्टार मिले तो मतलब ये बेस्ट पर्सनालिटी है या उनकी नज़र में बेस्ट है जिस सिचुएशन में वो चाहते हैं अपने कैंडिडेट को। उसके बाद लास्ट में आती है प्रक्षेपण विधियाँ। इन विधि में माध्यम से विषयी अपने प्रतिचारों, आंतरिक लक्षणों, यहाँ आंतरिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो चीज़ें बता रहे थे, वो तो जो हम बताना चाह रहे थे वही बता रहे थे। लेकिन ये एक ऐसी विधि है कि इसमें उस कैंडिडेट को ऐसी सिचुएशन में रखा जाएगा कि जो उसकी दबी हुई इच्छाएँ हैं, अचेतन मन है
ये हालाँकि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे मन के प्रकार, तो उसमें अचेतन मन के बारे में जानकारी होती है। मतलब बहुत बहुत से ऐसे लोग भी हैं, जो बाहर तो अच्छा दिखाएँगे लेकिन अंदर क्या सोचते हैं, वो किसी के बारे में या उनकी राय क्या है, ये जानने के लिए प्रक्षेपण विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें उन्हें कुछ भी कहा जाएगा कि कुछ भी आप अपने बारे में बताओ। तो वो कोई मतलब अगर एक झूठी कहानी भी बता रहे हैं, तो बताते-बताते उनके अंदर से जो अंदर की चीज़ें हैं या उनके आंतरिक गुण हैं, वो बाहर निकलेंगे, आंतरिक लक्षण, भाव दशाएँ वो बाहर निकलेंगी या वो इस तरीके से कहेंगे कि काश मैं विदेश गया होता। तो इससे क्या जानकारी होगी कि उन इनको मतलब बाहर घूमने का शौक है या ऐसी चीज़ें हैं या किसी के प्रकार कोई नकारात्मक सोच रखते हैं, तो वो अपनी बातों में ही बता लेंगे। तो एक कंडीशन, एक सिचुएशन तैयार की जाती है कि वो बोलते-बोलते उन चीज़ों को भी बताएँ जो कि वो किसी को अभी तक ना बताते हों या उसको छिपाने की, दबाने की कोशिश करते हों। तो ये बातें थी इसमें। इस आधार पर व्यक्तित्व का मूल्यांकन आसानी से कर लिया जाता है, इसका भी प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें जो इंटरव्यूअर होगा या टीचर होगा या साइकोलॉजिस्ट होगा, वो आपसे खूब बातें करेगा और बातें करते आपसे आप कह सकते हैं, आप ही से आपकी जानकारी वो लेते जाएगा। तो ये प्रमुख रूप से 3 विधियाँ थी। उन 3 विधियों के अंतर्गत जो प्रमुख विधियाँ हैं उसको जाना। इसके अलावा भी ढेर सारी विधि हैं लेकिन आपके सिलेबस और आप कह सकते हैं पेपर के अकॉर्डिंग इतना मस्ट है। आगे हम लोग देखेंगे कि एडजस्टमेंट क्या होता है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी जिसमें हम लोगों ने व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके को पढ़ा और इंटरेस्टिंग क्लास है। अब ये जानने के बाद आप अभी भी जो आपके फ्रेंड हों या जो भी हों आपके लोग, उनको उनके बारे में आप जान सकते हैं कि आखिर वो उनकी पर्सनैलिटी कैसी है और वो आप अपने अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। आपको जो चीज़ें पसंद है वो आप उस दूसरे में देख सकते हैं कि उसमें ये गुण है कि नहीं है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।